आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर के बारे में। चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं वर्क को कि व्हाट बेसिकली वर्क इज। हम बहुत बार बोलते हैं कि ये कुछ काम कर लिया तूने, मतलब क्या, तो कुछ भी मूवमेंट करते हैं या कुछ भी चीज उठा के वहां रख दी तो हम बोलते हैं ये वर्क कर दिया। तो अब फिजिक्स की लैंग्वेज में इस वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, इसको उठा के यहाँ रख दिया मतलब मैंने उसकी जगह चेंज कर दी, मतलब उस ऑब्जेक्ट को मैंने डिस्प्लेस कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लिंक कर पा रहे हैं वर्क कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट को लेकर है, तो बिल्कुल सही है। चलो तो ध्यान से डेफिनेशन देखते तो हमारा और आइडिया क्लियर हो वर्क को लेकर। तो वर्क क्या है? व्हेन अ फोर्स और इट्स कंपोनेंट कॉज अ डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क, उसे बोलेंगे हम वर्क। अगर फोर्स लगा हो और ऑब्जेक्ट मूव ही ना हो तो वर्क कुछ मतलब नहीं है। दीवार को जाकर धक्का मारो, क्या दीवार मूव होती है? नहीं होती। अगर दीवार मूव नहीं हो रही है दैट मींस वॉल इज नॉट डूइंग एनी वर्क हियर। तो वर्क हमें समझ में आया, हमको फोर्स लगाना है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। तो इस पे कौन से फैक्टर्स है जिस पे ये वर्क डिपेंड करेगा? तुम पढ़ लेते फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स ऑन विच वर्क डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स है? तो पहला फैक्टर जो है हमारा वो तो फोर्स ही होगा खुद ही। अगर फोर्स होगा तभी ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो पहला तो फोर्स, और फोर्स के साथ साथ फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तभी काम का आएगा। चलो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इन द अप्लाइड डायरेक्शन, फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट का होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स तुमने लगाया है। क्लियर है? तो ये हो गया वर्क। तो हमने हमने कहीं ना कहीं से ये देख लिया कि वर्क है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से। तो इसके ही बेस पर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे कि वर्क क्या है। चलो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते। देखो तुमको मैंने बताया फिजिक्स और मैथ्स का रिलेशन ऐसा है जैसे हस्बैंड और वाइफ मींस वर्क। ओके, फिजिक्स में कुछ भी चीज तुम दुनिया में पढ़ सकते हो तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, वो है मैथमेटिक्स। तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ करना नहीं है। हमने क्या देखा कि जो वर्क था, जो W वो डिपेंडेंट था फोर्स पर, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क था W वो डिपेंडेंट था डिस्प्लेसमेंट पर, जो था S। तो हमने दो चीज कौन सी देखी? वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं हम तो क्या दिखेगा हमें? वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगेगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट W इज इक्वल टू के एफ इंटू एस। हियर बाय एक्सपेरिमेंट करने से पता चला कि जो k की वैल्यू है वो तो 1 है, तो हमने यहां से वर्क डिराइव कर दिया। तो वर्क का इक्वेशन हमने क्या डिराइव किया बच्चों? दैट इज वर्क, यहां पे लिख देता हूं मैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलो अब एक और चीज बतानी है तुमको इसको लेकर कि फोर्स यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी फिजिक्स में दो स्केलर मिलके, सॉरी दो वेक्टर मिलके स्केलर बनता है तब हम उसे रिप्रेजेंट करवाते हैं डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट से हम उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब इस डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सा है, जब भी डॉट तुमको दिखे तो उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है?
फोर्स डिस्प्लेसमेंट और डॉट प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। थीटा क्या है हम समझते हैं, चलो समझ में आया। चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। चलो फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। अब कॉस थीटा के बेस के ऊपर 3 केसेस डिराइव होंगे। केस नंबर 1, जब थीटा 0 डिग्री बन जाएगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तब क्या होगा वो देखते हैं हम। चलो तो पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले थीटा समझ लेते हैं फॉर्मूला से पहले भी। चलो ये ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, और तुम जो फोर्स अप्लाई करते हो, चलो यहाँ पे ऐसे हमने ऐसा इंक्लाइन डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, ओके, और ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये जो एंगल बना है ये हो गया थीटा। अब इस थीटा के बेस पे हम 3 केस डिराइव करेंगे। चलो केस नंबर 1, जब थीटा 0 हो जाए, मतलब ये जो फोर्स हमने बनाया है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, थीटा 0 तभी हो पाएगा, और ये ना डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल 0 हुआ तब क्या होता है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। W इक्वल टू एफ डॉट एस, डॉट को हटाएंगे तो क्या लगेगा, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 0, तो एफ एस cos 0, एफ एस cos 0, cos 0 की वन क्या होती है बेटा 1, जो आंसर आ गया एफ एस। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव वर्क हुआ। क्या हुआ, ये पॉजिटिव वर्क हुआ। चलो ये तो हो गया केस नंबर 1। अब हम डिराइव करते हैं केस नंबर 2। बताओ मतलब क्या होगा केस नंबर 2। केस 2 जहां पर थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। चलो देखते हैं कैसे, मतलब ये केस कैसा बताना चाहता है कि मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। इस केस में नहीं होगा बट ऐसा हम सोचते हैं। तो एंगल क्या होता है, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा दोनों के बीच में, देखो 90 डिग्री। ओके चलो थीटा 90 डिग्री होगा तब वर्क क्या होगा तो दिखाना है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली यहाँ पर 90 डिग्री, तो cos 90, cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 0, तो आंसर आ गया 0। इसलिए इस वाले केस के पास तुम्हारे पास कुछ वर्क नहीं होगा। तुम उस ब्लॉक को धक्का दोगे बट वो ब्लॉक तो मूव ही नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो तुमको मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी तो कुछ वर्क होगा ही नहीं। चलो अब हम केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या होगा तो वो केस समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट सपोज डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और मैं फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहा हूं, तब क्या होगा, ठीक है हमको वो बताना है। जब थीटा 180 डिग्री होगा तब क्या होगा। ओके चलो दोनों के बीच में एंगल तो कितना है 180 डिग्री है एंगल। चलो तो मैं उसको वर्क डिफाइन करूंगा, तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या आ जाएगा माइनस एफ एस। ओके इस वाले केस में क्या हो गया वर्क नेगेटिव। चलो हम रिकॉल कर लेते हैं जितने भी केसेस देखे थे। हमने जब देखा था केस नंबर 1 में जब थीटा 0 डिग्री था तब वर्क क्या था पॉजिटिव एफ एस था। केस नंबर 2 में जब थीटा 90 डिग्री था तब वर्क क्या था 0। केस नंबर 3 जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तब वर्क क्या हुआ था -एफ एस। अब इनके एग्जांपल देते हैं
ये एग्जांपल तो सिंपल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सीधा फोर्स मारोगे तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा, तब वर्क हो जाएगा प्लस Fs। बट 90 डिग्री वाला एग्जांपल भी तुमने देखा था कि अगर हम दीवार को धक्का मारेंगे तो कुछ होगा डिस्प्लेसमेंट? नहीं होगा। या दूसरा तुम्हें इसका एग्जांपल देखना है तो एक छोटा सा बच्चा अपना बैग लादे स्कूल जा रहा है, तो हो क्या रहा है, जब वो सीधा जा तो रहा है वो सीधा, बट उसका फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में दिखेगा बैग का, ओके, और फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, नीचे होगी, तो उनके दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तब क्या होगा, वर्क 0 होगा। केस नंबर 3, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। अभी 180 डिग्री का एग्जांपल क्या है, कोई फुटबॉल है और तुम उसे किक मारो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में देखने मिलेगी तुम्हें, इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और जो एंगल बनेगा वो कितना बना, 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, यूनिट एंड वर्क। ओके, यूनिट्स ऑफ वर्क वी विल लर्न कि भी हमने देख लिया वर्क क्वांटिटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला, बट यूनिट क्या है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चाहिए हमको। तो यूनिट निकालने के लिए सिंपल सा उसका फॉर्मूला लिखेंगे। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कुछ नहीं, या लिख देते हैं हम एफ एस कॉस थीटा। चलो, जो कॉस थीटा है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस है हमेशा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूनिट लेस होते हैं। अब एफ एस वर्क, चलो हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन और इंटू मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। क्लियर है? तो वर्क का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर या जूल। चलो हम इसका कन्वर्जन देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर है वो एसआई यूनिट है। अगर इसको हम बोले कि सीजीएस यूनिट निकालना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है इसे, तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू डैश। हम जानते हैं न्यूटन को हम सीजीएस में क्या बोलते हैं, डाइन, मीटर को सेंटीमीटर। चलो अब कन्वर्जन ही करना है, एंड वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। चलो डायन, डायन है नहीं है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट देखते हैं हम, 1 न्यूटन मीटर कितना हो जाएगा, 10⁵ डाइन, और 10⁵ सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, दोस्तों? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। तो हमने यूनिट सीख लिया, बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम देखते हैं ओके पावर के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम ये न्यूटन मीटर मतलब जूल, ओके, एक और चीज बताता हूं, डाइन सेंटीमीटर का नाम होगा इसमें 10⁷ अर्ग। क्लियर है बच्चों? अच्छे से कॉपी कर लेना, ये सारे नोट्स सारे इंपॉर्टेंट है, और जितना तुम्हें दिखा रहा हूं वही तुम्हें करना है। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे हम पावर की ओर। चलो पावर की बात करेंगे। अब पावर रियल लाइफ में क्या होता है कि भाई ये बंदा बहुत पावरफुल है, ये बंदा पावरफुल नहीं है, तो ऐसा बोल सकता हूं जो ज्यादा वर्क कर सके वो पावरफुल है, या जो फटाफट वर्क कर सके वो पावरफुल है। दो ही चीज हुआ, या तो मैं बोलूं कोई वर्क बहुत ज्यादा कर रहा है तो बोले पावरफुल इंसान है, और या ऐसा बोलूं कि कोई इंसान बहुत फटाफट वर्क करता है, सेम ही वर्क है दोनों को देते हैं बट ये जल्दी कर लेता है ये लेट करता है, तब भी बोल सकते हैं हम पावरफुल। तो हमको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि पावर जो है वो वर्क और टाइम के रिलेटेड है। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग अ वर्क, कि भाई कितने रेट से तुम वर्क करते हो उसे हम बोलेंगे पावर। तो कौन से फैक्टर्स है जिस पे पावर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो पावर डिपेंड करता है पहले वर्क पर, मतलब जितना ज्यादा पावर होगा उतना जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा पावर होगा। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ।
ओके चलो, अब मैं टाइम के साथ बात करूं तो मुझे पता है कि जितना कम समय में, जितना कम टाइम में वर्क हो जाए मेरा, तो वो क्या होगा, पावर ज़्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूं पावर जो है वो टाइम से इनवर्स प्रपोर्शन में है। ओके, तो पावर क्या होगा, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। जब कंबाइन करेंगे सेम एक्सप्रेशन एज हमने किया था वर्क के लिए, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। चलो अगेन, अब इसका क्या करेंगे, हम यूनिट डिराइव करेंगे। चलो अब इसका यूनिट डिराइव करते हैं हम। यूनिट ऑफ पावर, चलो डिराइव करते हैं इसका यूनिट। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अभी मैंने बताया था पावर में वर्क डन का जो यूनिट है वो है जूल, और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गया, सिंबल में लिखता हूं जूल पर सेकेंड। इस जूल पर सेकेंड को हम, एक साइंटिस्ट का नाम है वॉट, उससे दर्शाते हैं। ओके क्लियर। तो पावर इज जो यूनिट है उसके जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। चलो अगेन, ये जो है वो किस में है, एसआई में है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं सीजीएस में, कन्वर्जन देखना है। चलो 1 जूल पर सेकेंड को हमको 1 ओके डैश अर्ग पर सेकेंड होगा। ठीक है, हमने रिलेशन देखा था 1 जूल का अर्ग में कितना रिलेशन आया था, 10⁻⁷, और सेकेंड सीजीएस में या फिर एसआई में, दोनों में सेम ही है। तो हो गया 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, या फिर बोल सकता हूं 1 वॉट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड। अब ये वॉट है ना, अगर तुम कंप्लीट नाम लिखो तो W स्मॉल रखना है, अगर तुमको सिंबल यूज करना है तब तुमको कैपिटल में लिखना है। क्लियर है। चलो हमने कन्वर्जन देख लिया और यूनिट्स देख ली। अब हम देखते हैं थोड़ा रिलेशन कि इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा। हम पावर का फॉर्मूला देखते हैं। चलो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, इसका दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। चलो वर्क को मैं ऐसा लिख सकता हूं F डॉट एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो थोड़ा इसको और एक्सपांड कर देते हैं, मैं तो ऐसा लिख दूं F डॉट एस अपॉन टी। ओके ध्यान से देखो, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, पावर कौन सी क्वांटिटी है, अगेन ये भी डॉट प्रोडक्ट से दिखा रहे हैं हम। पावर क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। फोर्स इंटू वेलोसिटी जैसे ही किया वैसे इसको भी हम कर देंगे। क्लियर है। तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी और पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम।